जब हजारों फीट ऊंचाई पर ठंड से कपकपाते हुए कोई हाथ में बंदूक, दिल में हौसला और देश के लिए मर मिटने वाले जज्बे के साथ छाती चौड़ी करके सरहद पर खड़ा होता है, तभी हम आप दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के एसी कमरे में आराम की नींद सो पाते हैं। इन्हीं जवानों के अदम्य साहस, शौर्य, जुनून और उनके देश के लिए किए गए बलिदान की कहानी को दिखाने का काम किया है फिल्म 120 बहादुर ने, और इसी फिल्म पर हम आज चर्चा करेंगे। ये फिल्म 21 तारीख को थिएटर्स में रिलीज होगी। रजांगला 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह जहां बर्फीली वादियों और आसमान से गिरते बर्फ के नीचे 120 भारतीय बहादुरों ने 3,000 चीनी सैनिकों के साथ वो खूनी खेल खेला और उनके कदमों को भारत में घुसने से रोका कि वो कहानी आज भी हमारे हृदय में दस्तक देती रहती है, हमें गौरवान्वित करती रहती है। फरहान अख्तर की इस फिल्म में इसी अद्भुत युद्ध को दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है जब एक सिपाही अधमरी हालत में इंडियन कैंप के हॉस्पिटल में एडमिट होता है और एक दो रात पहले यानी 18 नवंबर 1962 को हुए उस घटना को बताने का काम करता है, जिसके सदमे से वो अभी तक निकल नहीं पाया था। यहाँ से कहानी 3-4 दिन पहले की फ्लैशबैक में जाती है, जहां भारत चाइना बॉर्डर पर हलचल देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी। फर्क बस इतना था कि चाइना भारत की जमीन हथियाने के मकसद से अंदर घुसना चाह रहे थे और भारत अपनी जमीन को दुश्मनों से बचाने के लिए, जिसे हमारे पॉलिटिकल नेता उस वक्त बंजर जमीन कहा करते थे, लेकिन उस जमीन की रक्षा के लिए खड़ी थी अहीर रेजिमेंट। वो अहीर जो जमीन की कीमत समझते थे। फिल्म में एक डायलॉग भी है कि हमें जमीन से बहुत प्यार है, और फिर यहाँ तो बात सरजमी की है। इसके बाद एक ऐसी जंग देखने को मिलती है जो 120 भारतीय बहादुर और 3,000 चीनी सैनिकों के बीच होती है, और यही जंग वाली रात इस फिल्म का असल सार है। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो 2 घंटे 17 मिनट फिल्म की अवधि रखी गई है, जिसके फर्स्ट हाफ में अहीर रेजिमेंट की सोच, उनकी ताकत और थोड़ा बहुत उनके फैमिली बैकग्राउंड को दिखाया गया है। फिल्म में इमोशंस के लिए जगह बनाना जरूरी होता है, जिसके लिए परिवार को दिखाना भी जरूरी रहता है। इसके अलावा फर्स्ट हाफ में एक्शन और इमोशंस को दिखाते कुछ बेहतरीन सीन बन पड़े हैं। स्पेशली फरहान अख्तर का 1 टेक शॉट है, जिसमें वो अनेकों चीनी सैनिकों को गन शॉट और फिजिकली मारते हुए सीन को खत्म करते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ्ड सीन है जो फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले की खासियत ये भी रही है कि अलग अलग सैनिकों के परिवार को दिखाने में ज्यादा समय ना लेके एक गाने के अंदर ही लगभग सभी जवानों के परिवार को दिखाते हुए कहानी आगे बढ़ती रहती है, तो इसलिए फिल्म कभी स्लो भी फील नहीं होती। फिल्म का सेकेंड हाफ फास्ट मोड में चलता है क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका होता है और एक्शन और इमोशन के लिए समय समय पर जगह बनना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम एक्शन पर बात करेंगे, क्योंकि इस फिल्म का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्शन सीन्स ही है। क्लाइमेक्स में फरहान अख्तर का अगेन एक 1 टेक एक्शन सीन है, जहां गन और चाकू से वो लगातार दुश्मनों को मारते चले जाते हैं। 1 टेक शॉट इज नॉट ओनली कि बिना कैमरे में कट लाए एक 2-3 मिनट का सीन को कंप्लीट कर लिया गया हो। जब 1 टेक एक्शन सीन होता है तो यहाँ कैमरा वर्क कैसा है उसकी अहमियत भी रहती है। ऑफ कोर्स एक्टर की मेहनत तो है ही, बट आई फील कैमरामैन ने इस क्लाइमेक्स वाले सीन में जिस तरीके से शेकी मूवमेंट के साथ इस सीन को शूट किया है वो बेहतरीन है। एक्शन कोरियोग्राफी भी सटीक लगती है, मानो एकदम रियलिस्टिक लड़ाई हमारी आंखों के सामने चल रही हो। साउंड डिजाइन पावरफुल है, गन शॉट हो या बॉडी में बुलेट घुसने का साउंड, एक्सप्लोजन्स, साउंड ब्लास्ट, सब कुछ सिनेमेटिक था। बर्फीली पहाड़ियों पर फुटस्टेप साउंड, ये सब कुछ इस एक्शन सीन को रियलिटी बेस्ड बनाते हैं। कुछ बहुत अच्छे सीन चेंजर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। एक सीन में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स बहुत खराब सा सूप पी रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास उस बर्फीली पहाड़ पर वही उपलब्ध था। तो ये सीन भारतीय जवानों के कंडीशन को दिखाती है। और जस्ट नेक्स्ट सीन चिकन रखे प्लेट से शुरू होती है, जो चाइनीज सोल्जर्स आलीशान से हॉल में बैठ के खा रहे थे। तो ये एक डिफरेंस को दिखाती है कि भारतीय फौज किस स्थिति में थे और चाइनीज फौज उस वक्त किस स्थिति में थी। कंडीशंस दिखाने के बाद जब आप कंपेयर करोगे कि 120 भारतीय जवानों ने 1,000 चीनी सोल्जर्स को कैसे मार दिया, तो उस वक्त दोनों का खाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है भारतीयों के शौर्य को दिखाने के लिए। डिटेलिंग की बात करें तो एक सीन था जहां रेडियो ऑपरेट करने वाला एक नया सिपाही उस बर्फीली एरिया में आता है और बाकी के सोल्जर्स पहले से वहां पर थे। एक दिन के बाद का सीन होगा जब पुराने सोल्जर्स के लिप्स ठंड से फटे हुए थे, सफेद पड़ गए थे, लेकिन उस रेडियो ऑपरेटर के लिप ठीक थे और ये लिप्स क्लोज कैमरा में दिखाए जा रहे थे, जहां कोई भी ये सवाल कर सकता था कि दोनों के लिप में फर्क क्यों था। बट क्योंकि ये लिप व्हाइट होने का प्रोसेस कुछ दिन ठंडे एरिया में रहने के बाद शुरू होता है, तो पुराने सोल्जर्स के लिप्स वाइट थे क्योंकि वो काफी समय से वहां रह रहे थे। बट
रेडियो ऑपरेटर को आए 1-1.5 दिन ही हुआ था, इसलिए उसके लिप्स उस वक्त ठीक ठाक थे। फिल्म में इमोशंस के लिए पर्याप्त सिचुएशन बनती है, जहां कुछ जगह फिल्म इमोशनल करती भी है, बट स्टिल आई फेल्ट कि स्क्रीन प्ले, बीजीएम, एक्टिंग या लिखाई से सीन्स को और इमोशनल करने की गुंजाइश रहती है। एक्टिंग की बात करें तो फरहान अख्तर आई गेस अपना बेस्ट दे रहे हैं। उनका चाल ढाल हो, हाव भाव हो, डायलॉग डिलीवरी हो, वो पूरे नंबर पाते हैं। मैं समझता हूं कि लोकेशन से भी डायलॉग डिलीवरी में फर्क आता है, जो एक कलाकार ही समझ सकता है। लाइक इस फिल्म के -डिग्री टेम्परेचर में आप उतनी ईजिली अपने संवाद नहीं बोल सकते जितना किसी गर्म इलाके में रहते हुए आप बोल सकते हैं। इस तरह की बर्फीली जगहों में डायलॉग डिलीवरी में एक कंपन होनी चाहिए। कभी कभी एक पूरी लाइन बोलते हुए ठंडी हवा के झोंके के आ जाने से डायलॉग में बदलाव आ सकता है, ठहराव आ सकता है। तो ये सब चीजें फरहान अख्तर की डायलॉग डिलीवरी में भी देखने को मिलती रहती है। बाकी के एक्टर्स में राशि खन्ना अपने छोटे किरदार में भी अच्छा काम करती फील होती है। विवान भटेना भी अपने कद काठी से इस किरदार को बिलीवेबल बनाते हैं। इनके अलावा आशुतोष शुक्ला, जो एक बीजेपी नेता भी हैं, वो भी फिल्म में कुछ इमोशनल सीन्स क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं। इनके अलावा धनवीर सिंह, अंकित सिवाच, एजाज खान, सबका काम अपनी अपनी जगह ठीक ठाक है। फिल्म का डायरेक्शन किया है रजनीश घई ने और फिल्म को वो अट्रैक्टिव ढंग से प्रेजेंट करने में कामयाब भी रहते हैं। फिल्म में लाइटिंग पर थोड़ा और काम करने की गुंजाइश रहती है। ये फिल्म सिर्फ फिल्म समझ के नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि ये हमारे इतिहास, हमारे गौरव को दिखाने का काम करती है। तो अपने इतिहास को जानने के मकसद से भी फिल्म देखनी बनती है। ये एकदम साफ सुथरी फिल्म है जो पूरी फैमिली के साथ देखी जानी चाहिए, जैसे कि मैंने देखी है। वैसे भी इस साल ज़्यादा अच्छी फिल्में बनी नहीं हैं, तो उस हिसाब से इसे साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कहें तो शायद ही गलत नहीं होगा। हैव अ नाइस डे।